हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। ये कहानी अंग्रेज़ों की बर्बरता की है जो उन्होंने हम भारतीयों पर किया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1919 के दौर से, जहां 13 अप्रैल के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ प्रदर्शनकारी रॉलेट एक्ट के विरोध में आवाज़ उठा रहे। वो भले ही तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की इस नीति के खिलाफ शांतिपूर्वक धरना दे रहे। इस बीच हमें प्रकाश सिंह नाम के लड़के को दिखाया जाता, जो यहाँ पर अपनी माँ और बहन के साथ आया हुआ है। तभी अचानक हवा में एक एयरप्लेन लहराता हुआ निकल जाता है। कुछ देर बाद वहां पर जनरल डायर और अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है। सभी को लग रहा है कि वो बस यहाँ पर उन्हें समझाने आया या फिर वार्निंग देने आया है, लेकिन उसके असली इरादे से सभी भारतीय पूरी तरीके से अनजान थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि डायर आज इंसान के रूप में शैतान आया है। आने वाले 5 मिनट में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचकर भी इंसानियत की रूह कांप जाएगी। बिल्कुल सेकंड बीतते ही जनरल डायर अपने सभी साथियों से उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने का ऑर्डर देता है, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था, लेकिन उन्हें चारों तरफ लंबी दीवारों के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सामने मौजूद एक कुआं देखकर सभी लोग उसके अंदर कूदने लगते हैं, परंतु बेरहम जनरल डायर किसी को भी नहीं बख्शता। देखते ही देखते पूरे जलियांवाला बाग का एक कोना खून से सन गया। इंसानियत को कलंकित कर देने वाले इस नरसंहार में 1600 से भी ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन प्रकाश सिंह जिंदा बच गया। हालांकि उसकी माँ और बहन उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं और ये सारा दर्द हमें उसकी आंखों से दिखाया जाता है, जो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू ला देगा। हैरत की बात यह थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जनरल डायर को बिल्कुल भी उन पर रहम नहीं आई, और तो और इन सभी लोगों को घंटे भर चील कौवों का निवाला बनने के लिए छोड़ दिया गया। फिर भी जब उसका पेट नहीं भरा तो शहर के सारे कब्रिस्तान कम पड़ गए। तो इन क्रांतिकारियों को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, उन्हें नालियों में फिकवा दिया गया। और कुछ ही देर में यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। अंग्रेजों को डर सताने लगा कि अगर भारतीय इससे उग्र हो गए, उन्हें संभालना किसी की बस की बात नहीं होगी, पूरे देश में बगावत हो सकती है। इसीलिए वो सारे समाचार पत्रों को खरीद लेते हैं और उसके फ्रंट पेज पर यह छपवा दिया जाता है कि जिन लोगों को जलियांवाला बाग में मारा गया वो सभी के सभी आतंकवादी थे, जो शहर में हिंसा फैलाने के इरादे से इकट्ठा हुए थे, और उन सभी के हाथों में हथियार भी थे। अब इसके बाद कहानी कुछ समय पहले चली जाती है, जहां पर पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी है। ये युद्ध में हार की कगार पर बैठे थे के सैनिक रोजाना हजारों की तादाद में मारे जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीयों से वादा किया कि अगर वो इस युद्ध में उनका साथ देंगे तो जंग खत्म होने के बाद वो हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। जिसके चलते न केवल भारतीयों ने इस युद्ध में उनका साथ दिया, बल्कि अंग्रेजों को जीत भी दिलाई। परंतु धोखेबाज अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए और भारतीयों के साथ हो रही ये ज्यादती कृपाल सिंह नाम के क्रांतिकारी से देखी नहीं गई। उसने उसके खिलाफ आवाज उठाया और अंग्रेजों को अपने वादे के अनुसार भारत छोड़ने की बात रखी, जिसे वो अंग्रेज की नाक में दम बन चुका था। ऐसे में पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डॉयर अपने एडवाइजर तीरथ सिंह की मदद से कृपाल को फंसाने की साजिश रचता है और इसके खिलाफ उस वक्त के सबसे बड़े वकील शंकरन नायर को खड़ा करता है। हमेशा की तरह शंकरन नायर कृपाल सिंह को आतंकवादी साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो उस समय के सबसे काबिल और होनहार वकील थे, और ये केस भी जीत जाते, जिससे कृपाल सिंह को जेल हो जाती है। अब कृपाल सिंह जाते वो उसे एक बात कहते हैं कि आप वकील तो कमाल के हैं, लेकिन गलत लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इसके जवाब में नायर भी एक बात कहते हैं कि आप भी कवि कमाल के हैं, लेकिन कविताओं से देश नहीं चलता। जिस पर कृपाल सिंह कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरी कविताएं पढ़ते रहिए, एक दिन आपका हृदय परिवर्तन जरूर होगा। दोस्तों, शंकरन नायर भले ही अंग्रेजों के लिए केस लड़ रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि वो बेहद ईमानदार वकील थे। बस अफसोस ये था कि वो गलत लोगों के साथ खड़े थे। तो अंग्रेजों को एक से बढ़कर एक केस में जीत दिलाने के लिए शंकरन नायर को वहां के सबसे बड़े सम्मान में से एक नाइटहुड की उपाधि से नवाजा जाता है। हालांकि ये वो बदनसीब दिन होता है जिस दिन जलियांवाला बाग में सैकड़ों बेकसूर को निहत्थे मारा गया। अंग्रेजी हुकूमत ने ले देकर प्रेस का मुंह तो बंद करवा दिया, लेकिन लोगों के बीच आक्रोश अभी भी कायम है, जिसके चलते उन्हें मुआवजे के रूप में सिर्फ 25 रुपए देने का फैसला किया जाता है। साथ ही झूठी दिलासा देने के लिए जलियांवाला बाग के ऊपर एक फर्जी जांच कमेटी गठित की जाती है और शंकरन नायर इस कमेटी के अकेले भारतीय सदस्य होते हैं। अंग्रेजों को लग रहा है कि वो सभी उनकी कठपुतली पर नाचेंगे, लेकिन जब नायर को इस बात की भनक लगी कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं बल्कि सैकड़ों निर्दोषों की हत्या है, जिसे जनरल डायर और उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डॉयर के इशारे पर अंजाम दिया गया था, पूरी तरीके से ये जानबूझकर किया गया नरसंहार था। और ये बात कमेटी के हर एक सदस्य को पता थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी।
अब नायर इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन अकेले हो जाने की वजह से उनकी किसी ने भी बात नहीं सुनी और मजबूरी में वो ये चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि तीरथ सिंह ने उन्हें शांत रहने को कहा था। वो भी अच्छे से जानता था कि उसके एक वोट से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा बैठे बैठे वो अंग्रेजों से दुश्मनी अलग में मोल ले लेगा और उस समय की हुकूमत क्राउन से वो जीत नहीं पाएंगे। इसके अलावा भी कुछ अन्य जांच होती है जिसमें ब्रिटिश सरकार कई सबूत को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान नायर की नज़र एक लड़के प्रजात सिंह पर पड़ती है जिसे अपना परिवार भी जलियांवाला बाग में खो दिया, लेकिन उसने अंग्रेज़ों की 25 रुपए की भीख लेने से साफ साफ मना कर दिया। साथ ही साथ वो खुलकर इस बात का विरोध भी कर रहा है। एक कम उम्र के लड़के के अंदर इस जुनून को देखकर शंकरन नायर हक्का बक्का रह जाते हैं और अब उसे मिलते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि प्रजात सिंह कोई और नहीं बल्कि कृपाल सिंह का ही बेटा है, जिसको उसने जाने अनजाने में अंग्रेजों के कहने पर सलाखों के पीछे डलवा दिया। यहाँ प्रजात उन्हें बताता है कि अपने पिता ही नहीं बल्कि उसने उस नरसंहार में अपनी माँ और बहन को भी खो दिया, जिसके बाद वो भले ही अकेला है लेकिन मरते दम तक आवाज उठाएगा। उसके मुताबिक अगर गोली मारने वाला अंग्रेज गलत है तो उसका जुर्म सहने वाले हम भारतीय भी गुनहगार हैं। प्रगात की ये बातें शंकरन नायर के दिल पर लग जाती है और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अगले दिन उसने मिलने उसके घर जाते हैं, लेकिन वहां लोगों की भीड़ जमा थी। अंदर जाने पर उसे मालूम पड़ता है कि प्रजात ने अपने हाथों की नस काटकर अपनी जान दे दी, जो देखकर वो अंदर से टूट जाते हैं। उसे समझ आ चुका था कि वो बच्चा कितना लाचार होगा जिसने खुद को खत्म कर लिया इन सब से नाउम्मीद होकर। अब वो अपनी पत्नी के साथ वापस केरला जाने का फैसला करते हैं। नायर सब कुछ पैक करके जैसे ही ट्रेन पर चढ़ते हैं, उनसे मिलने के लिए एक दलजीत गिल नाम की एक लड़की आती है जो उसे प्रगात की मौत का जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि अगर नायर उसके साथ खड़े होते तो वो लड़का शायद निराशा के बोझ के तले दबकर अपनी जान नहीं लेता। वो कहती है, इतने बड़े वकील होकर तुम यहाँ पर पीठ दिखाकर भाग रहे हो, लेकिन मैं जो खुद भी एक वकील हूँ, जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूंगी और अंतिम दम तक ये केस लड़ूंगी। वैसे अगर तुम्हारे अंदर हल्की सी भी इंसानियत जिंदा है तो एक बार जलियांवाला बाग जरूर जाना। वहां की दीवारों पर मौजूद एक एक बूंद खून के कतरे आज भी चीख चीख कर इंसाफ मांग रहे हैं। अगली सुबह हम नायर को जलियांवाला बाग में देखते हैं, जो वहां एक एक कोने से जितना नजदीक रूबरू हो रहे थे उतना ही उनकी आंखें नम होती चली गई। उसे एहसास होता है कि वाकई ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली। और तभी यहाँ दलजीत पहुंचती है। नायर कहता है कि मैंने यह केस लड़ने का फैसला कर लिया है, मगर यह सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि जंग का आगाज है जो ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला कर रख देगी। और ये कहती वो एक बच्चे का कड़ा पहन लेता, जो इस बात को दर्शाता है कि अब ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलने वाली है। उसके बाद वो दोनों मिलकर इस घटना से जुड़े हर एक छोटे बड़े सुराग को बारीकी से तफ्तीश करते हैं और सब कुछ इकट्ठा करने के बाद जनरल डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डॉयर के खिलाफ कोर्ट में केस करते हैं। यहाँ जनरल डायर को पेशी पर बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि आखिर उसने इतने लोगों को क्यों मारा। तो डायर कहता है कि वो सभी दंगाई थे जो हथियार के साथ हिंसा फैलाने के लिए वहां पहुंचे थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरे आदमियों पर हमला किया। इस पर शंकरन नायर पूछते हैं, अगर वो सब हथियार के साथ थे फिर उनके मरने के बाद ऐसा कोई भी हथियार वहां क्यों नहीं मिला जिस पर तुम लोगों को खतरा हो सकता था। ऐसे में जनरल डायर और गवर्नर माइकल का वकील कहता है कि उन लोगों ने कर्फ्यू का पालन नहीं किया। साथ ही साथ उनका अगला गवाह नायब तहसीलदार करतार सिंह भी झूठी गवाही देता है। वो कहता है कि उसने ढेर सारे प्रदर्शनकारियों के हथियार के साथ जलियांवाला बाग पहुंचते हुए देखा था, जिसकी खबर उसने जनरल डायर और माइकल को दी। हालांकि ये सरासर झूठ था, क्योंकि जिस समय करतार सिंह को वो लोग जलियांवाला बाग जाते हुए देखे थे उसकी वजह वहां पर फैलाई गई एक झूठी अफवाह थी कि मशहूर क्रांतिकारी कवि कन्हैया लाल वहां पर आ रहे हैं। और ये सुनकर ही सभी लोग उस तरफ जाने लगे, परंतु हकीकत में कन्हैया लाल तो पटियाला के कवि सम्मेलन में व्यस्त थे। इसके बाद अपने केस को संबोधित करने के लिए नायर जज साहब के सामने एक बहुत ही ताबड़तोड़ सबूत पेश करते हैं। कहते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार में कुछ मिनट पहले वहां प्लेन गुजरा था। तो अपोजिशन का वकील कहता है कि दरअसल वो प्लेन में एक मेजर को छोड़ने के लिए भेजा गया था और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ नायर इस बात को साबित करते हैं कि वो प्लेन किसी मेजर को छोड़ने के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए भेजा गया था कि आखिर इस जगह पर कितनी भीड़ जमा हो चुकी है, जो एयरलॉक से साफ साफ बयां कर रही है। और तो और जनरल डायर ने इस घटना के 3 दिन पहले गोरखा रेजिमेंट और बलोच रेजिमेंट को अपने साथ बुलाया था, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि सिख रेजिमेंट के सैनिक अपने ही लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, जिससे ये साफ होता है कि वाकई ये अंग्रेजी हुकूमत सोची समझी साजिश थी। वैसे तो अंग्रेजी जज इस केस को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन नायर की दलीलों ने उसे इतना फंसा दिया कि मजबूरी में सही कोर्ट को इस केस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। आगे की तारीख दे दी जाती है और ये खबर सभी अखबारों में छप जाती है।
लोगों को नायर के रूप में उम्मीद की किरण नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के बीच में खौफ का माहौल बन चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। घबराया सहमा माइकल तीरथ और जनरल डॉयर से कहता है कि अगर ये बात इंग्लैंड में महाराजा तक पहुंच गई तो हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। तभी तीरथ उससे कहता है कि मेरी नज़र में एक आदमी है जो नायर का सामना कर सकता है, और वो उसका दुश्मन भी है। उसका नाम है एडवोकेट निविले मैकिनली। दरअसल दोस्तों, मैकिनली एक एंग्लो इंडियन था जिसकी माँ तो भारतीय थी लेकिन पिता अंग्रेज थे। तीरथ उसे नायर के खिलाफ खूब भड़काता है और पुरानी रंजिश को सामने लाते हुए बताता है कि वॉइस रॉय काउंसिलिंग में जिस सीट का वो हकदार था उसे नायर ने छीन ली थी, और तो और इस बात का भरोसा भी दिलाता है कि अगर वो इस केस को जीत जाता है तो अंग्रेज़ों का सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित उसे किया जाएगा। ये सब सुनकर मैकिनली उसकी बात मान जाता और इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ना उसके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि सामने मौजूद जज मैकार्डी भी काफ़ी ईमानदार थे और भारतीयों के प्रति संवेदन रखते। बल्कि इसकी पहली तारीख आती है, हम मैकिनली को कोर्ट के अंदर आते हुए देखते हैं। वो सबसे पहले इसी चीज़ की मांग करता है कि प्रेस को कोर्ट रूम से बाहर किया जाए ताकि कोई भी बात यहाँ से बाहर ना जा सके, परंतु नायर चाहता है कि यहाँ मौजूद हर एक बात देश के सभी भारतीयों के कानों तक गूंजे। हालांकि जज मैकिनली की बात को मंजूर कर देते हैं और यहाँ पर जितनी भी प्रेस थी उन्हें बाहर कर दिया जाता है। फिर वो इस केस को एक नया एंगल देने की कोशिश करता है। इस केस को वो डंडा फौजी नाम की एक दंगी संगठन से जोड़ता है। वो कहता है कि जनरल डायर ने 13 तारीख को जो कुछ भी किया उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। फिर यहाँ मार्था नाम की एक महिला को बुलाया जाता है जो नम आंखों के साथ बताती है कि 10 तारीख को जब वो स्कूल में काम खत्म करके अपने घर जा रही थी, तभी तनवीर नाम का लड़का जाकर उसके साथ दरिंदगी करता है। जिसके बाद आगे मैकिनली कोर्ट को बताता है कि ये दुष्कर्म करने वाला तनवीर चौधरी कोई और नहीं बल्कि डंडा फौज का लीडर है, जिसे पुलिस ने जब गिरफ्तार कर लिया तो उसके संगठन के लोग भड़क गए और गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 13 तारीख को अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए खतरनाक प्लान बनाते हैं, जो कि जलियांवाला बाग में अंजाम दिए जाने वाला था। बस जैसे ही जनरल डायर को इसकी खबर मिली, उन्हें मजबूरी में शहर की शांति बनाए रखने के लिए उन सभी पर गोलियां चलवानी पड़ी। अब मैकिनली की झूठी कहानी से पूरा कोर्ट शांत हो जाता है। जज भी उसकी बातों पर यकीन करने लगते हैं, तो नायर का पक्ष कमज़ोर पड़ने लगता है। इधर शाम को मैकिनली से तीरथ कहता है कि अब हमें बस एक और काम करना है, वो है इस बात को हवा में फैला देना कि शंकरन नायर दुष्कर्म करने वाली उस डंडा फौज के लोगों की वकालत कर रहा है, जिससे लोग भड़क जाते हैं और नायर के ऊपर कालिक फूंक देते हैं। अब इस घटना से नायर को काफ़ी ठेस पहुंचती है, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि ये सब कुछ किसके इशारे पर हुआ। ये सब उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अब वो हार मानने वाला नहीं। दलजीत के साथ मिलकर वो मार्था और तनवीर से जुड़े केस बारीकी से तफ्तीश करने के लिए कॉलेज गया, जहां उनके हाथ को सुराग भी लगा अगली तारीख पर पहुंचता है। यहाँ शंकरन नायर मार्था से सवाल जवाब करते हुए पूछता है कि जब उसके साथ बदसलूकी हो रही थी तो उसने चिल्लाया क्यों नहीं, कॉलेज में किसी ने उसकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी। साथ ही साथ एक किताब को भी पेश करता है और कहता है कि क्या वो इसे जानती है। मार्था कहती है कि हाँ, इस किताब को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ सुना ज़रूर है। जिसके बाद नायर और दलजीत दोनों मिलकर उसे इतना सवाल करते हैं कि वो अपनी ही बातों में फंसकर अंत में सच्चाई को सबके सामने उजागर करती है और कहती है कि तनवीर ने उसके साथ कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे और इस किताब को भी तनवीर उसे अक्सर पढ़कर सुनाया करता था। एक रोज़ जब वो दोनों कॉलेज में एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे, तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाता। अब क्योंकि तनवीर एक हिंदुस्तानी था और इसीलिए पुलिस को बुलाकर उससे गिरफ्तार करवा दिया जाता और मुझे इस बात का प्रेशर डलवाया जाता है कि अगर मैं उसके खिलाफ रेप की गवाही नहीं दूंगी तो वो लोग मुझे बदनाम कर देंगे, जिसकी वजह से मुझे मजबूरी में FIR लिखवानी पड़ी। अब मार्था के इस बयान से सभी लोग दंग रह जाते हैं। मैकिनली का ये दाव उल्टा पड़ चुका था और वो ये जनरल डायर को बचाने के लिए कुछ ऐसी बातों को सामने रखता है जिन पर बिना सबूत के काम नहीं चलने वाला। ऐसे में जज अगली तारीख दे देते हैं और नायर से कहते हैं कि वो जनरल डायर के खिलाफ कोई गवाह लेकर आए, तभी उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं, वरना इस केस में कुछ खास ज़्यादा दम नहीं लग रहा। बेचारे नायर इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब वो गवाह कहाँ से लेकर आए। अंग्रेज़ों ने पहले ही सब कुछ ख़त्म कर दिया, अब क्योंकि कोई गवाह तो बचा नहीं था, इसीलिए अगली सुनवाई पर वो जनरल डायर को ही कटघरे में बुलाकर उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। यहाँ नायर उससे पूछते हैं कि उसने जलियांवाला बाग में फायरिंग करने से पहले क्या लोगों को कोई वार्निंग दी थी, तो डायर कहता है कि नहीं, हमें वार्निंग देने का समय ही नहीं मिला क्योंकि वो लोग हम पर हमला करने वाले थे, इसीलिए मुझे फ़ौरन एक्शन लेना पड़ा। इस पर शंकरन नायर बोलते हैं कि वो छोटे छोटे 8 से 10 साल के बच्चे थे, आखिर उनसे तुम्हारी जान का क्या खतरा था, यकीनन तुम्हें उनसे कोई दूसरी दुश्मनी होगी।
फिर वो जनरल डायर की सेना में मौजूद जानिसार की कहानी बताता है, जिसे 15 मिनट लेट होने पर जनरल डायर ने कीलों के जूते से मारा था, बस इसीलिए क्योंकि वो एक भारतीय था। वो कोर्ट को जनरल डायर को मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाता है जहां उसे एक मानसिक बीमारी थी, जिसके चलते वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, खास तौर पर उन चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता जिससे वो नफरत करता है, और इंडियन भी उनमें से एक। यहाँ में उसके पास के बारे में कुछ बातें पता चलती है। बचपन के दिनों में जब जनरल डायर स्कूल में था तो कुछ इंडियन बच्चे उसे हकला हकला कहकर चिढ़ाते थे, जिससे वो उससे नफरत करने लगा। यहाँ तक कि उसके पिता भी इंडियन से नफरत करते थे, और बड़े होते होते वो अपने पिता की तरह सनकी बन गया। जब उसके हाथ में पावर आई तो फिर जलियांवाला बाग जैसा उसने कांड कर दिया। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर डायर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता और कोर्ट की गरिमा को तार तार करके वो नायर का कॉलर पकड़ लेता है। वो तो भला वहां मौजूद लोगों का जो उसे किसी तरह का अपराध करने से बचाते हैं। इसके बाद जज साहब अगली तारीख का फैसला सुनाने की बात करके वहां से चले जाते। अब मैकिनली अच्छे से समझ चुका था कि अब ये केस उसके पाले से खिसक चुका है। अगर डायर को किसी तरह बचाना है तो फिर शंकरन नायर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नायर के घर पर पुलिस का छापा पड़वाता है और वो उसे झूठे केस में फंसा कर अंदर कर देता है। उसके साथ साथ दलजीत को भी जेल में डाल देता है, जिसकी वजह से अंतिम फैसले वाले दिन दोनों ही कोर्ट में मौजूद नहीं हो पाते। अब जज यहाँ सामने मौजूद जूरी मेंबर्स को अपना फैसला सुनाने के लिए कहते हैं, जहां वो सभी जनरल डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर को बचाने के लिए कहकर फैसला उनके पक्ष में सुना देते हैं। और लोगों ने जो कुछ भी किया सबकी प्रोटेक्शन के लिए किया, और इसके बाद मैकिनली ये केस जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ नायर और दलजीत को भी फौरन रिहा कर दिया जाता है। नायर को जब केस हारने की बात पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है। जिस जुडिशियल सिस्टम को वो भगवान मानता था आज वहीं पर बेईमानी हो गई। ये बात वो हजम नहीं कर पाता और अपनी पत्नी के साथ वापस केरल जाता है। वहां दलजीत भी अब वकालत नहीं करना चाहती और घर वालों को शादी की बात पर राजी हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, लेकिन केरल में रहकर भी नायर जलियांवाला बाग नरसंहार को भूल नहीं पा रहा था। तभी एक रोज उसके पास जेल में मौजूद कृपाल सिंह की चिट्ठी आती है, जहां वो उसे बताता है कि मेरा बेटा प्रगात एक क्रांतिकारी लड़का था। वो इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक कबड्डी खिलाड़ी था, और मैं आपको बता दूं कि कैसे अंग्रेजों ने उसकी नस काटी। पहले तो 2 हवलदार ने उसके हाथों को पकड़ा, फिर एक ने उसके एक हाथ को पकड़ा और उसकी नस को काट दिया। वो तड़पता रहा, लेकिन उन जालिमों ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी आंखों के सामने अंधेरा नहीं हो गया। ये सारी कहानी सुनकर नायर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि अंग्रेज इतना जालिम कैसे हो सकते हैं, और यही बात उनके अंदर बदले की भावना को आग को जला देती है। वो सीधा दलप्रीत से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब हमें सिर्फ जलियांवाला बाग नहीं बल्कि प्रगात को भी इंसाफ दिलाना होगा। ये केस हाई कोर्ट में लेकर जा रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वो कोर्ट में केस की अर्जी डालते हैं, सामने बैठा बेईमान जज बिना उसकी दलील सुने साफ साफ केस को खारिज कर देता है। अब इंसाफ को अपनी आंखों के सामने धज्जियां उड़ाते देख नायर गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और जज को गंदी गंदी गालियां देने लगे, जिसे सुनकर जज उन पर इंक्वायरी बैठा देता और लाइसेंस कैंसिल करने का हुक्म देता है। अगले ही दिन बार काउंसिल की बैठक बुलाई जाती है, जहां पर प्रेसिडेंट कहते हैं अगर वो सबके सामने जज से माफी मांग ले तो बात को यहीं खत्म किया जा सकता है, वरना वो आज के बाद कभी भी केस नहीं लड़ पाएगा। उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अब नायर यहाँ सॉरी बोलते हैं, लेकिन ये सॉरी जज के लिए नहीं था बल्कि उन तमाम देशवासियों के लिए था जिन्हें वो जलियांवाला बाग नरसंहार में इंसाफ दिला नहीं सके। साथ ही साथ ये माफी इसलिए भी थी कि वो हमेशा अंग्रेजों के कहने पर उनके खिलाफ खड़े रहे और कृपाल सिंह जैसे क्रांतिकारियों को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। इस दौरान काउंसिलिंग का एक मेंबर उनसे कहता है कि तुम यहाँ दूसरे केस की बात नहीं कर सकते, तो नायर उसे बार काउंसिल के रूल नंबर 70 की याद दिलाते हुए कहते हैं कि ये उसका अधिकार है कि अगर उसके पास ऐसा कोई सबूत है जिसे वो अपने ऊपर लगे अपराधों को गलत साबित कर सकते हैं, तो यकीनन यहाँ पर न केवल कोर्ट बैठाई जा सकती है बल्कि उन सबूतों को भी सबके सामने पेश किया जा सकता। बल ये सुनने के बाद किसी के अंदर नायर को मना करने की हिम्मत नहीं होती, और यही उसका असली प्लान था, क्योंकि कोर्ट में तो प्रेस नहीं थी लेकिन यहाँ पूरी दुनिया की प्रेस मौजूद थी। इसीलिए तो उसने जज को उल्टा सीधा बोला ताकि प्रेस के सामने उन बातों को रख सके जो कोर्ट में सुनी नहीं गई। इसके बाद वो सभी को बताते हैं कि जलियांवाला बाग केस में मौजूद सभी जूरी मेंबर में 3 ऐसे थे जिन्होंने जनरल डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर को दोषी करार दिया, और तो और ये रहा उनका कन्फेशन लेटर। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके जेल जाते ही उन लोगों को खरीद लिया गया। हालांकि अब इस केस को खत्म हो चुका है और इस बात का कोई मतलब भी नहीं बचा, लेकिन शंकरन नायर ये सब कुछ इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये बात प्रेस के जरिए तमाम देशवासियों तक पहुंच सके
और वो जान सके कि हम जीत कर भी हार गए सिर्फ अंग्रेज़ों की गंदी साजिश की वजह से। और इसके अलावा वो अंग्रेज़ों के उस छलावे को भी उजागर करते हैं जिसमें विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने 15 लाख भारतीय सैनिकों को ये कहकर अपने साथ रखा कि वो युद्ध जीतने के बाद देश को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उल्टा उसमें हमारे 74,000 सैनिक शहीद हो गए, जबकि ना तो ये लड़ाई हमारी थी ना ही हमारा कोई कसूर था। वो सभी पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना करते हैं इन सभी बातों को कल के अखबार में छाप कर देश के कोने कोने तक पहुंचा दे, जिससे हर कोई जान सके कि ये सफेद खाल के बहरूप ये कितने बड़े धोखेबाज हैं। अंत में आखिरकार शंकरन नायर की मेहनत रंग लाती है। सुबह होते ही जब देशवासी ये खबर सुनते हैं तो एक अलग ही हवा बन जाती है। हर कोई जनरल डायर का खून का प्यासा हो गया था, जिसके चलते अंग्रेजों ने तुरंत ही उसे नौकरी से निकाल दिया और फिर 4 साल बाद वो बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडोयर को भी उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन इस घटना के 20 साल बाद पंजाब का ही एक शेर जलियांवाला बाग के इस दोषी को इंग्लैंड की धरती पर जाकर सबके सामने गोलियों से भून देता है और अपने सभी शहीद हुए क्रांतिकारियों का बदला लेता है, और इनका नाम है उधम सिंह। जिसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।